हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम मुगल वंश के बारे में चर्चा करते हैं और हम वन लाइनर आपके वनडे के लिए आने वाली जो आगामी परीक्षा है उसके लिए हमने क्या किया है, आपके लिए मैटर डाला है और बहुत ही चुनिंदा मैटर है। इसे विशेष रूप से और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर रहते हैं। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। बाबर कहाँ का था, कैसे था, किन परिस्थितियों में भारत आया। तो देखते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के अंदीजान में हुआ था और इनका मूल नाम अर्थात बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के अंदीजान में हुआ था। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता। अब देखिए, पिता का नाम रहता उमर शेख मिर्जा और माता का नाम रहता है कुतुलुगुन निगार खां रहता है। अब ये दोनों माता पिता क्या हैं? ये दोनों माता पिता मंगोल नेता के वंशज थे। एक तैमूर लंग के वंशज थे, एक चंगेज खां के वंशज थे। पिता जो था तैमूर वंश के वंशज थे और माता जी जो थी वह क्या है, चंगेज खां के वंशज थे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर तैमूर खां का चौथा वंशज था। तो बाबर जो था तैमूर खां का पिता के पक्ष से ये 5वां वंशज थे और माता पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तैमूर वंश का ये 5वां वंशज थे और चंगेज खां का 14वां वंशज माता के पक्ष थे। अब देखा जाए कि जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी उम्र लगभग 11 वर्ष होती है और 11 सबसे कम उम्र में इन्होंने क्या किया था, फरगना का शासक बना था। जब पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है तो बाबर की उम्र 11 वर्ष होती है और 11 वर्ष में ही फरगना का यह शासक बनते हैं। और इसने क्या किया था, अपनी एक उपाधि धारण की थी, कलंदर अर्थात बादशाह तथा पादशाह इसकी उपाधि थी। अब देखें इसने क्या किया था। आते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में सीधे डायरेक्ट हम आपको चर्चा पे करते हैं भारत के पक्ष में। तो भारत में उन्हें क्या किया था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके और उसी युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार डालता है और भारत में एक नए राजवंश की अर्थात मुगल वंश की स्थापना करता है। आगे चलते हैं। अब जब मार डालता है तो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब देखिए अगला युद्ध किससे लड़ते हैं। अगला युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा था। तो किससे लड़ा था, राणा सांगा के बीच लड़ा था। राणा सांगा ने भी कभी क्या किया था, बाबर को आमंत्रित किया था कि भारत पर क्या करें, आक्रमण करें। उसने इसलिए आमंत्रित किया था बाबर को कि हर आक्रमणकारी, हर लुटेरे की तरह बाबर भी आएगा और भारत को क्या करें, लूट कर वापस चला जाएगा। लेकिन जब पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है तो बाबर क्या करता है, यहीं पे अपना अस्थाई साम्राज्य बनाना चाहता है। इसलिए क्या हुआ, राणा सांगा भयभीत हो जाता है। अंततः दोनों में युद्ध होता है। तो वो दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम रहता है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को होता है। और इसी समय खानवा के युद्ध के पहले ही बाबर ने किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित कर देता है। और तीसरा युद्ध देखें, तीसरा युद्ध है 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है, जो मेदनी राय को पराजित करता है। और चौथा युद्ध होता है 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में अफगानों को बाबर ने क्या किया था, पराजित कर दिया था। इस 4 युद्धों के लड़ने के बाद बाबर जीवित हमेशा क्या होता है, हमेशा उसकी युद्ध में वो जीत जाता है। और उसके बाद भारत में क्या करता है, एक अस्थाई मुगल वंश की स्थापना कर देता है। वैसे तो बाबर ने क्या किया था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, लेकिन चारों युद्धों के बाद ऐसा लगा उसे कि हाँ अब भारत में
अस्थाई एक शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। लेकिन उसके किस्मत में नहीं था, बाबर के किस्मत में नहीं था कि भारत में क्या किया जाए, भारत में क्या किया, शासन व्यवस्था को चलाया जाए। लेकिन बेचारा क्या करता है, उसकी 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है कि 16 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा में ही उसकी क्या किया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी के शासन के समय, शेरशाह सूरी के शासन के समय बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने, बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने क्या किया था, आगरा से उसकी कब्र को खुदवाया और दोबारा उसने क्या किया, काबुल में दफना दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वह कौन सा मुगल बादशाह था, वह कौन सा भारत का शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया, तो उत्तर होता है बाबर। क्योंकि आगरा में जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो आगरा में जब मृत्यु हो जाती है तो ये आगरा में उसे दफना दिया जाता है। लेकिन जब हुमायूं के बाद शेरशाह बैठता है गद्दी पर, तो उस समय क्या कहते हैं, उसकी बीवी रहती है मुबारक यूसुफ जई ने क्या किया था, आगरा की फिर कब्र को खुदवा कर क्या किया, काबुल में उसने दफना दिया था। तो फिर कहा, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि किसको 2 बार दफनाया गया, तो बाबर को दफनाया गया। अगला है बाबर ने, अब देखिए बाबर ने किया क्या था, बाबर ने किया क्या, तो बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा। वो तुर्की भाषा में लिखा था, बहुत ही चर्चित थी। इसी तुर्की भाषा में क्या किया था कि बाबर ने एक बहुत ही सुचारू रूप से इतने ऐसे भारत के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से लिखा था। भारत एक विविधताओं का देश है, अर्थात विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जलवायु यहाँ पे हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और निवास बना सकते हैं। और क्या है, इस आत्मकथा बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, बाबरनामा का क्या किया गया, फिर तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और अंग्रेजी भाषा में किसने किया था, तो श्रीमती बेवरीज ने अंग्रेजी भाषा में क्या किया था, बाबरनामा का अनुवाद किया था। अब बाबर ने जब युद्ध किया था भारत में, जब युद्ध करने की योजना बनाई, तो वह युद्ध क्यों जीता था, क्योंकि भारत में क्या किया था, वह एक नीति अपनाया था जो क्या है, इससे पहले क्या किया था, लोगों से वह सीखा था। कहाँ, अफगानिस्तान अर्थात फरगना में क्या किया, युद्ध नीति सीखा था और उसी युद्ध नीति का प्रयोग भारत में किया जो सफल रहा। उस युद्ध नीति का नाम है तुलगमा युद्ध नीति। ये तुलगमा युद्ध नीति में क्या, सबसे पहले भारत में बाबर ने ही तोप खाने का स्थापना किया और पानीपत खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, इसलिए क्या किया, युद्ध को जीत गया था। आगे बढ़ते हैं, ये है भैया, ये है आपके बाबर के बारे में चर्चाएं हैं और ये वनडे के हिसाब से हमने आपको क्या किया है, दे रखा है। आगे चलते हैं, बाबर का एक पुत्र रहता, बाबर के कई पुत्र रहते हैं, तो सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं होता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बादशाह बनता है, अर्थात भारत की गद्दी पर बैठता है। और उसका जन्म देखते हैं 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं क्या करता है, हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं के मुख्य विरोधी कौन रहते हैं, शेरशाह रहता है। कहने का मतलब है, जब हुमायूं उस समय गद्दी पर बैठता है जिस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल मुगलों की अस्थिर थी, अर्थात बाबर ने अभी स्थिरता राजनीति पर पकड़ नहीं बनाए थे। उस परिस्थिति में हुमायूं क्या बनता है, भारत का बादशाह बनता है। और कहा जाता है कि चंदेरी का जब युद्ध होता है बाबर के साथ, और चंदेरी का युद्ध होता है जब बाबर के साथ मेदिनी राय का जब युद्ध होता है, तो इसी युद्ध में शेरशाह सूरी अफगान एक योग्य सेनापति था और अफगानों के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में बाबर का वो साथ देता है। एक बार बाबर ने क्या किया था, सभी राजाओं महाराजाओं को भोज पर बुलाता है और बुलाने के बाद सभी लोग भोज पर जब बैठते हैं
तो यही शेरशाह सूरी रहता है। तो उसके खाने का तरीका, उसके खाने का, उठने का, बैठने का तरीका कुछ अलग रहता है, जिससे भयभीत होकर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहता है कि बेटे हुमायूं, तुम इस व्यक्ति से अर्थात शेरशाह से तुम सतर्क रहना, ये कभी भी पासा पलट सकता है। और वही हुआ भी कि कभी हुमायूं को भारत से बाहर भेज देता है और भारत का क्या बन जाता है, बादशाह बनता है। तो पहले हम हुमायूं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं क्या करता है, भारत की गद्दी पर बैठता है। और जिस समय गद्दी पर बैठता है उस समय अफगान का मुख्य सेनापति शेरशाह सूरी उसका प्रबल विरोधी था, जिसका नाम था शेरशाह। अब शेरशाह से उसकी 2-1 युद्ध हुए हैं। इस युद्ध के दौरान ही हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है और वह ईरान इराक चला जाता है। उसी समय शेरशाह क्या करता है, शेरशाह भारत पर शासक बनता है। तो कौन कौन से मुख्य युद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि पहला युद्ध था चौसा का युद्ध। पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, लड़ा गया था 29 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं क्या होता है, पराजित होता है। और जब पराजित होता है तो अपने घोड़े के सहित ही गंगा नदी में कूद जाता है। उसी समय जब कूदता है तो उसी समय उसे तैरने नहीं आता है। एक भिस्ती नामक व्यक्ति रहता है, जिसे क्या करता है, वह हुमायूं को क्या करता है, डूबते समय वो बचा लेता है। इसी भिस्ती को हुमायूं क्या करता है, आगरा ले जाता है। अर्थात आगरा जब ले जाता है तो उसे क्या करता है, उसे एक दिन का, भिस्ती नामक व्यक्ति को एक दिन का बादशाह बनाता है। और यही भिस्ती नामक व्यक्ति ने एक दिन की बादशाहियत में चमड़े का सिक्का चलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया, तो क्या भिस्ती नामक एक व्यक्ति ने जब चलाया था, जिसे प्रभावित होकर हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बना दिया। इसलिए बनाया था क्योंकि उसे नदी में डूबते हुए बचाया था। आगे चलते हैं। दूसरा युद्ध होता है कन्नौज अर्थात बिलग्राम। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है और ये 17 मई 1540 में होता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच मित्र युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है। और वह बंदा हुमायूं क्या करता है, हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है, अर्थात निष्कासित हो जाता है। उसी समय शेरशाह भारत की गद्दी पर बैठता है और काफी समय तक, वो भी 4 या 5 साल तक रहता है। और उसके बाद उसके वंशज, उसके उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी ऐसे होते हैं जो क्या भोग विलास में मस्त रहते हैं और अपने शासन को संचालित रूप से नहीं चलाते थे, ठीक तरीके से नहीं चलाते थे। इस डगमगाते हुए राजगद्दी पर, इस डगमगाते हुए राजशाही पर, इस डगमगाते हुए गद्दी पर इसकी भनक लगी किसे, हुमायूं को लगी। तो हुमायूं ने क्या किया, मौकों की तलाश करता था और उसने क्या किया, एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं मछीवाड़ा का युद्ध। 15 मई 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच होता है, जिसमें अफगान बुरी तरह से क्या होता है, पराजित होते हैं, जिसमें हुमायूं विजयी प्राप्त करता है। और जब विजय प्राप्त करता है तो फिर दोबारा युद्ध होता है, एक सरहिंद का युद्ध होता है जो 22 जून 1555 में होता है। और अफगान इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित होते हैं और जिसमें फिर दोबारा हुमायूं क्या करता है, विजयी होता है। और विजयी होने के बाद वह फिर क्या बनता है, भारत में दूसरी बार गद्दी मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जो भारत का गद्दी उसे 2 बार प्राप्त हुई थी। तो हुमायूं था, एक पहली बार, दूसरा जब शेरशाह के बाद युद्ध लड़ता है या शेरशाह से पराजित होकर वापस चला जाता है, ठीक है। जब दोबारा आता है तो शेरशाह के वंशज अर्थात उत्तराधिकारी कमजोर होते, उन्हें परास्त करके हुमायूं दोबारा फिर क्या करता है, भारत का बादशाह बनता है। अब देखते हैं हुमायूं दुर्भाग्य से, हुमायूं बिल्कुल बेचारा क्या था, उसकी बड़ी स्थिति दयनीय होती है, जिसका वर्णन लेन पूल ने बहुत अच्छे शब्दों में किया है। कहा क्या है कि हुमायूं दुर्भाग्य से एक दिन,
हुमायूं दुर्भाग्य से एक दिन अपने ही द्वारा दिल्ली में दीनपनाह नामक पुस्तकालय पर टहल रहा था। टहलते हुए सीढ़ी पर गिरा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये उसकी दुर्भाग्यता थी। और इसी दीनपनाह से जब पुस्तकालय से गिरता, लड़खड़ाता हुआ जब सीढ़ी से गिरता है तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो लेन पूल कहते क्या हैं? इस परिस्थिति पर देखते हुए लेन पूल मित्र कहते हैं, कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह क्वेश्चन भी पूछ चुका है। किसने कहा, किसके बारे में? तो लेन पूल द्वारा कहा गया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं तक दोस्त हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे, आगे कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।